this process because I was never given. It was a huge 200 bulbs. That kind of hurts. The current वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल मूवी फ्री एनर्जी ऑफ टेस्ला। एक बहुत ही टैलेंटेड आदमी जो इंसानियत के लिए कुछ करना चाहता है, उसे झूठ, कपट, षड्यंत्र इन जैसी इंसानी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सब उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, फिर भी उसे यकीन होता है कि आम इंसान उसे समझेंगे और उसका साथ देंगे, लेकिन वे भी उसकी क्षमताओं और आइडियाज को सपोर्ट नहीं देते। पर उस इंसान के जाने के बाद लोग मातम मनाते हैं कि अगर वो इंसान होता तो दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी होती। कई बुद्धिमान लोगों की ऐसी ही कहानी है, लेकिन आज मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं उसका नाम है निकोला टेस्ला, जिसे फ्यूचर मैन भी कहा जाता है। टेस्ला 19th सेंचुरी का सर्बियन अमेरिकन इन्वेंटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर था, जिसके फ्यूचरिस्टिक आइडियाज को उस समय के लोगों ने समझा नहीं, लेकिन बाद में सबको पछतावा हुआ। उम्मीद है आप इस फ्यूचर मैन की पूरी कहानी सुनेंगे और समझेंगे। दरअसल मरने से पहले टेस्ला ने अपनी माँ को एक लेटर लिखा था, जिसमें उसने बताया कि मैंने अपना पूरा जीवन इंसानियत के फ्यूचर के लिए काम किया, लेकिन बदले में उन्होंने मुझे सिर्फ तकलीफ और अपमान ही दिया। तो सोचिए इस इंसान ने कितनी तकलीफ झेली होगी। चलिए इस इंपॉर्टेंट इंसान की कहानी को देखते हैं। वैसे ऐसे डिफरेंट मूवीज के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। अपना यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत 1873 में सर्बिया में होती है, जहाँ पर एक छोटे से घर में एक बच्चा बहुत ही बीमार पड़ा है। उसके पेरेंट्स बहुत परेशान है और डॉक्टर बताता है कि इसे कॉलरा हुआ है और इसका बचना बहुत मुश्किल है। माँ बाप टूट जाते हैं, लेकिन बीमार बच्चा एक मशीन को इमेजिन कर रहा होता है और अपनी इमेजिनेशन में वो उस मशीन के हर पार्ट को क्लियरली देख सकता है और उसे टच भी करके देखता है। उसे लगता है कि बिजली गिर रही है, पर उस एनर्जी को वो कंप्रेस करके अपने अंदर खींच रहा होता है। तब वो आंखें खोलकर अपने पेरेंट्स से कहता है कि सपने में मैंने इस दुनिया का फ्यूचर देखा था, जिसमें मैं एक वर्ल्ड फेमस इंजीनियर बनने वाला हूँ। मेरी मशीन इस दुनिया को बदलने वाली है। पर उसके पिता कहते हैं कि अगर तुम ठीक हो गए तो तुम्हें भगवान की सेवा में जीवन बिताना होगा। पर बच्चा तेज बुखार में भी कहता है कि मैं सिर्फ इंजीनियर बनूंगा और कुछ भी नहीं। उसके पिता भी हाँ कर देते हैं। ये जवाब सुनकर बच्चा ठीक होता है और जैसा उसने कहा था वो एक इंजीनियर नहीं बल्कि एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट भी बन जाता है। इस लड़के का नाम है निकोला टेस्ला, जिसे सिर्फ हम टेस्ला कहेंगे। सीन कट होता है और 1943 में वो एक रिपोर्टर को अपनी लाइफ स्टोरी बता रहा होता है। रिपोर्टर पूछती है कि बचपन में आपको कॉलरा हुआ था और आप अच्छे भी हो गए थे, तो क्या इसका कारण भगवान था? टेस्ला कहता है कि वो तो मैं नहीं जानता, पर लोगों ने तो यही कहा था कि अगर 2 दिन में कॉलरा ठीक हुआ है तो ये भगवान का ही चमत्कार है। लेकिन ठीक होने के बाद मुझे लगा कि मेरे अंदर बहुत कुछ बदल गया है। मैं अपनी कल्पना में कई मशीन्स और चीजों को क्रिएट करने लगा, यहाँ तक कि मुझे क्लियर आइडिया था कि कौन सा पार्ट कहाँ फिट होगा। इस तरह पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके मैं लैब में जाकर उसे रियल में बनाकर टेस्ट करता था। मैं ग्रेस और पेरिस यूनिवर्सिटी में पढ़कर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना। वो रिपोर्टर को एक वॉइस रिकॉर्डर देकर कहता है कि इसमें मेरी बातें रिकॉर्ड कर लो, तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ, पर मैंने इसे नहीं बनाया, बल्कि इसका इन्वेंटर थॉमस एल्वा एडिसन है। नीचे की फ्लोर पर गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर टेस्ला और उस रिपोर्टर की बातें खुफिया तौर पर सुन रहे होते हैं। अब टेस्ला रिपोर्टर को बताता है कि 1882 में पेरिस में पहली बार एडिसन से मैं मिला। उन्हें एक पावर प्लांट में प्रॉब्लम हो गई थी। एडिसन ने अनाउंस किया कि जो उस प्रॉब्लम का पता लगाएगा उसे $25,000 दिए जाएंगे। मैंने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट किया और उसे सॉल्व भी करके दिखाया, लेकिन एडिसन ने मुझे $25,000 दिए ही नहीं और मुझे धोखा दिया। फिर मैंने फैसला कर लिया कि आइंदा से मैं एडिसन से कभी नहीं मिलूंगा। लेकिन सर, आपने उसके बाद भी तो एडिसन के साथ काम किया था। इस पर टेस्ला गुस्से में कहता है कि मैं बेवकूफ था जो उसके साथ काम करने चला गया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मुझे रशिया से भी कई ऑफर्स मिल रहे थे, लेकिन एडिसन ने मुझे अपनी कंपनी में चीफ इंजीनियर की पोजीशन ऑफर की। उन पर भरोसा करके मैंने दूसरे ऑफर्स को ठुकरा दिया और न्यूयॉर्क में उनकी कंपनी ज्वाइन कर ली। लेकिन जब मैं ज्वाइन करने गया तो एडिसन ने सबके सामने कहा, तुम एक रेगुलर इंजीनियर के तौर पर ही काम करोगे। कुछ साल काम करने के बाद ही तुम्हें चीफ इंजीनियर बनाया जाएगा। टेस्ला बहुत ही इंसल्टेड फील करता है। उसके आगे 2 रास्ते हैं, या तो वो ये नौकरी छोड़कर चला जाए या फिर इस नौकरी में रहकर अपनी काबिलियत प्रूव करे। बाहर जाने से वो भूखा मर जाएगा, इसलिए वो दूसरा रास्ता चुनता है और एक रेगुलर इंजीनियर का काम करते हुए खुद को प्रूव करने की कोशिश करता है। वो दिन में 18 घंटे काम करता है और एडिसन के डीसी मोटर को रिपेयर करता है। पूरे दिन में वो सिर्फ 3 घंटे ही रेस्ट करता है, लेकिन उस वक्त भी उसे इमेजिनेशन में
में डीसी मोटर के पार्ट्स देखते हैं। इन्हीं इमेजिनेशंस की मदद से वो डीसी मोटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और एसी मोटर और जनरेटर का आविष्कार करता है। चलिए इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। एडिसन के डीसी यानी डायरेक्ट करंट मोटर में इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन नहीं बदलता और वो एक ही तरह से फ्लो करता है। अगर इस मोटर में हम 1 मील की दूरी पर किसी डिवाइस को करंट सप्लाई करेंगे तो दूरी के बढ़ते बढ़ते करंट की पावर कम हो जाएगी। अगर डीसी ही यूज करना है तो हर मील पर कम से कम एक पावर प्लांट बनाना जरूरी होगा। अगर न्यूयॉर्क जैसी सिटी को पावर सप्लाई करना है तो एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना होगा। इसकी कॉस्ट तो आसमान छू देगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेस्ला अपनी कल्पना में एक नई टाइप की मोटर तैयार करता है जिसे वो कहता है एसी मोटर। एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी मोटर में जो इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, वहीं एसी मोटर में इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं जाते बल्कि अपनी जगह से बहुत ही छोटी डिस्टेंस के लिए हिलते हैं और फिर अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। इससे उसके पास वाले इलेक्ट्रॉन्स हिलते हैं और इस तरह आगे पीछे हिलते हुए ये इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह को पास करवाते हैं। टेस्ला इसे फ्रीक्वेंसी कहता है और इस फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके हम करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। इससे पावर की बचत भी होती है और पूरी न्यूयॉर्क सिटी के लिए सिर्फ एक ही पावर प्लांट काफी होगा। यही है टेस्ला के एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट और हर जगह घर घर में यही करंट यूज हो रहा है। वैसे है ना कमाल की बात। खैर अब कहानी में टेस्ला अपने इस नए मोटर को अंजाम देने के लिए दिन रात काम करता है। फिर उसके बाद एसी मोटर का रियल डिजाइन तैयार करता है। एक दिन एडिसन उसको देख लेता है और पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। फिर वो एडिसन को एसी मोटर का कॉन्सेप्ट समझाता है। अब एडिसन कहता है कि अगर तुमने सक्सेसफुली एसी मोटर बना दिया तो मैं तुम्हें $50,000 दे दूंगा। ये सुनकर टेस्ला की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो दिन रात मेहनत करके एसी मोटर तैयार कर लेता है और उसका पूरा डिजाइन एडिसन को दिखाता है। एडिसन तो दंग रह जाता है और उसकी बहुत प्रशंसा करता है। लेकिन जब टेस्ला $50,000 मांगता है तो इस बार भी एडिसन अपने वादे से मुकर जाता है और कहता है उसके बदले में तुम्हारी वीकली सैलरी $16 से $26 कर दूंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। टेस्ला इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और एडिसन की नौकरी छोड़कर चला जाता है। अगले 2 साल टेस्ला के लिए बड़ी मुश्किल भरे होते हैं। खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। एक टैलेंटेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अब एक छोटी दुकान में काम करता है। इस तरह दिन गुजरते जाते हैं। लेकिन टेस्ला के एक दोस्त के जरिए कुछ इन्वेस्टर्स को टेस्ला के टैलेंट का पता चलता है और वे उस पर इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं। उसकी किस्मत बदलने लगती है और वो एडिसन के ऑफिस के सामने अपना एक बड़ा ऑफिस खोलता है। उसकी कंपनी का नाम है टेस्ला आर्क एंड लाइट कंपनी। धीरे धीरे अमेरिका के हर कोने से टेस्ला को ऑर्डर्स मिलते हैं और वो सारे ऑर्डर्स को पूरा करता है। टेस्ला अब धीरे धीरे निचले स्तर से ऊपर उठ चुका है और वो बहुत ही अच्छी तरह जानता है कि फ्यूचर में पूरी दुनिया उसके आइडिया से बने एसी करंट को यूज करेगी। इसलिए वो 1888 में एसी करंट का पेटेंट राइट्स ले लेता है। लेकिन उस वक्त तो ज्यादातर डीसी करंट ही यूज किया जाता था और लगभग 100 डीसी पावर प्लांट्स बनाए जा चुके थे। एक दिन जॉर्ज वेस्टिंगहाउस नाम का आदमी टेस्ला से मिलने आता है। वो चाहता है कि एग्जिस्टिंग पावर प्लांट से उसकी कंपनी के पावर प्लांट को पावर ट्रांसफर की जाए। वायर के जरिए पावर ट्रांसफर किया जा सकता है लेकिन इतनी दूर लाने में पावर लॉस बहुत होगा। मैं तो बड़ी दुविधा में हूँ टेस्ला, तुम्हें कुछ आइडिया दे दो। अपने टेस्ला के पास तो पहले से इसका सोल्यूशन था। वो जॉर्ज को एसी पावर का कॉन्सेप्ट समझाता है और कहता है कि इस करंट को लॉन्ग डिस्टेंस भी ले जाया जा सकता है। जॉर्ज का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वाह, ऐसा ब्रिलियंट आइडिया मैंने आज तक नहीं देखा। तुम कहाँ थी आज तक? वो कहता है कि तुम्हारे हर पेटेंट का मैं $1 मिलियन देने को तैयार हूँ और तुम्हारे एसी जनरेटर से प्रोड्यूस होने वाले हर हॉर्स पावर के लिए मैं $1 देने को तैयार हूँ। इतना बड़ा ऑफर टेस्ला के सामने रखकर वो स्पॉट पर ही टेस्ला को $1 मिलियन का चेक पकड़ाता है। फिर $1 मिलियन का आधा हिस्सा वो अपने उस दोस्त को देता है जिसकी वजह से टेस्ला की लाइफ चेंज हुई है। अपने उस दोस्त का एहसान टेस्ला जिंदगी भर नहीं भूलता। अब प्रेजेंट में टेस्ला रिपोर्टर से बात करते हुए कवर से एक वायर बेड जैसी चीज निकालता है। उसमें से करंट निकलता है पर टेस्ला उसे टच करता है तो उसे शॉक नहीं लगता। रिपोर्टर तो बिल्कुल चौंक ही जाती है। तब टेस्ला बताता है कि मिलियन वोल्टेज वाली बिजली भी मुझे कुछ नहीं कर पाई, ये तो कुछ भी नहीं। वो रिपोर्टर को बताता है कि 700 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले करंट से शरीर को कुछ नहीं होता, वो शरीर के अंदर से पास कर जाता है। रिपोर्टर भी उसे टच करती है और उससे भी कुछ नहीं होता। अब वो टेस्ला की असली काबिलियत रियलाइज करती है। अब टेस्ला आगे बताता है कि वो जॉर्ज के लिए एसी जनरेटर बनाता है, पर इसी बीच एडिसन एक केस दर्ज करता है कि टेस्ला के एसी मोटर की वजह से मेरा बिजनेस लॉस हो रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि जज टेस्ला के पक्ष में ही फैसला सुनाता है क्योंकि बिजनेस में नए आविष्कार तो होते रहते हैं। अपना खुद का बिजनेस चलाने के लिए कोई आविष्कारों पर रोक तो नहीं लगा सकता ना। एडिसन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो टेस्ला के आविष्कार से भी कुछ बड़ा बनाना चाहता है।
फिर वो टेस्ला के एसी करंट को यूज करके एक इलेक्ट्रिक चेयर बनाता है जिसके जरिए क्रिमिनल्स को सजा दी जाती है। वो इनडायरेक्टली ये बताना चाहता है कि एसी करंट इतना खतरनाक है कि किसी की जान भी जा सकती है, पर एडिसन की ये कोशिश भी नाकाम होती है क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में हर तरफ एसी करंट ही यूज किया जाता है और पूरी सिटी जगमगाने लगती है। जॉर्ज ने टेस्ला के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो एसी जनरेटर से प्रोड्यूस होने वाले हर हॉर्स पावर का $1 देगा। अब पूरी सिटी में एसी करंट को सप्लाई करने के लिए उसको लगभग $12 मिलियन टेस्ला को देना पड़ेगा, लेकिन जॉर्ज के पास उतने पैसे नहीं होते और वो बड़ा परेशान हो जाता है। टेस्ला चाहता तो जॉर्ज पर केस करके किसी तरह उससे पैसे ले सकता था, लेकिन टेस्ला कभी पैसों को ज्यादा अहमियत नहीं देता था। उसके लिए तो इंसानियत और विश्वास ही सब कुछ था। इसलिए वो जॉर्ज का वो कॉन्ट्रैक्ट ही फाड़ देता है जिसमें हर हॉर्स पावर के लिए $1 का टर्म लिखा हुआ था। यह है टेस्ला की इंसानियत। पर दूसरी ओर एडिसन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। जब एक जू का हाथी बहुत अग्रेसिव होता है और लोगों को मारने लगता है तो जू के लोग उस हाथी को खत्म करने का फैसला करते हैं। एसी करंट को खतरनाक साबित करने के लिए एडिसन ने उन्हें सजेस्ट किया कि वे एसी करंट को शॉक देकर हाथी को मार डाले। टेस्ला की पॉपुलैरिटी को डाउन करने के लिए एडिसन की हर कोशिशें नाकाम हो गई थी क्योंकि लोग एसी करंट की अहमियत को समझने लगे थे। इतना ही नहीं, खुद एडिसन अपनी कंपनी में एसी करंट यूज करता था। फिर अगले 7 साल टेस्ला हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट और मैग्नेटिक फील्ड जैसे कई विषयों पर काम करता है। उस जमाने में वो बिना किसी वायर के एक लाइट बल्ब को जलाकर दिखाता था। देखने वाले तो दंग रह जाते हैं। फिर अपने लैब में वो बिजली क्रिएट करके उसे अपने हाथों से कंट्रोल करता है। सब उसे मैन ऑफ द फ्यूचर कहने लग जाते हैं। इसी समय टेस्ला की लैब में आग लग जाती है। इतने साल की मेहनत, टेस्ला के इक्विपमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स, डिजाइन, डॉक्यूमेंट सब जलकर राख हो जाते हैं। पर टेस्ला एक मामूली इंसान नहीं था। उसके एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च, डॉक्यूमेंट्स सब उसके माइंड में स्टोर थे। अगले 1 साल में वो सब कुछ रिक्रिएट कर लेता है, पर उसके बाद वो एडिसन से कभी नहीं मिलता। इसी बीच जॉर्ज नाइग्रा फॉल्स के पास वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में एक टेंडर लेता है और वो कॉन्ट्रैक्ट टेस्ला के पास आता है। वे $1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट टेस्ला को देते हैं और वो एक नई मशीन बनाता है जिसे मैकेनिकल ऑसिलेटर कहते हैं। उसे टेस्ट करते वक्त सब कुछ हिलने लगता है, पूरी बिल्डिंग हिलती है और बाहर सड़क क्रैक होने लग जाती है। बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है। ये देखकर तो टेस्ला उस मशीन को तोड़ ही देता है। अब प्रेजेंट में वो बताता है कि अगर उस दिन मैंने उस मशीन को नहीं तोड़ा होता तो मेरी वजह से न्यूयॉर्क सिटी मिट चुकी होती। रिपोर्टर पूछती है कि क्या 1898 में जो अर्थक्वेक हुआ आपकी मशीन से हुआ था? टेस्ला कहता है कि ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही मैंने उस मशीन को स्टार्ट किया तभी क्वेक शुरू हो गया और जैसे मैंने मशीन को तोड़ा तो अर्थक्वेक रुक गया। इसका रीजन है वाइब्रेशन और वाइब्रेशन को एक जगह फोकस करके हम कुछ भी कर सकते हैं। नीचे गवर्नमेंट के स्पाइज टेस्ला की हर बात को सुन रहे होते हैं, लेकिन टेस्ला को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो बताता है कि मैंने एक बड़ा ट्रांसफार्मर बनाया जिसमें आसमान से गिरने वाली बिजली को स्टोर किया जा सकता है। फिर वो स्टोरेज पावर को यूज करने का प्लान बनाता है। इसके लिए वो उस ट्रांसफार्मर से बहुत दूर कई लाइट्स बल्ब जमीन पर फिक्स कर देता है। उसका प्लान यह है कि बड़े ट्रांसफार्मर में स्टोर की हुई इलेक्ट्रिसिटी जमीन से पास होकर इन लाइट्स बल्ब को जलाएगी। सब कुछ करके वो बिजली का इंतजार करता है। पहली बार बिजली गिरती है और ट्रांसफार्मर उसे स्टोर कर लेता है। फिर टेस्ला उससे तिगुनी पावर रिलीज करता है जो देखने में बिल्कुल बिजली जैसी लगती है और 40 मीटर ऊंची उठती है। कई किलोमीटर तक लोगों को वो बिजली दिखती है। पर अब सभी डर जाते हैं क्योंकि बिजली ऊपर से नीचे गिरती है, लेकिन ये तो नीचे से ऊपर जा रही है। वे नहीं जानते कि ये तो टेस्ला की बनाई हुई बिजली है। सबसे पहले आर्टिफिशियल बिजली को क्रिएट करने वाला इंसान टेस्ला ही था। वो एनर्जी को एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में रिलीज करता है जो धरती में ट्रेवल करके नीचे फिक्स किए हुए सारे लाइट्स बल्ब को जलाता है। टेस्ला खुशी से झूमता है। मिलियन वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी धरती के अंदर पास हो रही है, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता। यह अपने आप में एक अचीवमेंट है क्योंकि बिना वायर के ये बल्ब जल रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिटी का पावर जनरेटर उतना पावरफुल नहीं होता और जल जाता है। एक बिजनेसमैन टेस्ला को रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस बनाने को कहता है, लेकिन टेस्ला अपने नए ट्रांसफार्मर के बारे में एक्सप्लेन करता है और उस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन वो आदमी रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस ही मांगता है जिससे वो लॉन्ग डिस्टेंस पर किसी से बात कर सके। टेस्ला मान जाता है, लेकिन काम शुरू करने से पहले वो अपना डेमो उन्हें दिखाना चाहता है। एक बड़े ग्राउंड के बीच एक ऊंचा टावर होता है जिसमें से एनर्जी निकलेगी। इस एनर्जी को हम कहीं भी भेज सकते हैं, उसे करंट की तरह यूज कर सकते हैं या फिर वेपन भी बना सकते हैं। तब उस टावर से इतनी तेज रोशनी आती है कि लगता है पूरा आसमान चमक रहा हो। टेस्ला को लगता है कि ये आदमी इस प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करेगा, पर वो रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस के अलावा किसी और चीज के बारे में सुनना ही नहीं चाहता। टेस्ला उसे कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो कहता है कि मार्कोनी नाम के लड़के ने एक शानदार रेडियो बनाया है, तो मेरा काम करोगे या नहीं, सिर्फ इतना बताओ। तब टेस्ला कहता है कि मार्कोनी से 5 साल पहले ही मैंने पहला रेडियो बना लिया था। असल में सबसे पहला रेडियो टेस्ला नहीं बनाया था, पर कई लोग यही मानते हैं
हैं कि मार्कोनी ने रेडियो इन्वेंट किया। यहाँ टेस्ला की कोशिशें नाकाम होती है और वो आदमी चला जाता है। अब उस टावर की पूरी एनर्जी को टेस्ला साइबेरिया की एक जगह पर भेज देता है जहाँ इंसान नहीं रहते। एनर्जी जिस दिशा में जाती है वो आसमान खूब चमकता है। इसे पेरिस और लंदन के लोग देखते हैं। वो एनर्जी जहाँ गिरती है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। पर अगले दिन न्यूज़पेपर में आता है कि आसमान से एक मेट्रोइड गिरा है, लेकिन वे नहीं जानते कि ये सब कुछ टेस्ला ने किया। इतनी पावरफुल मशीन्स बनाने वाले टेस्ला को गवर्नमेंट इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि उसके पास खतरनाक वेपन्स बनाने की क्षमता थी। इसलिए वे टेस्ला पर स्पाई कर रहे होते हैं। लेकिन टेस्ला के आविष्कार यही नहीं रुकते। सबसे पहला रिमोट कंट्रोल डिवाइस भी टेस्ला ने ही बनाया था। उसने रिमोट कंट्रोल से एक छोटे बोट को ऑपरेट किया था। उसका सपना था कि वो बड़े बोट को भी रिमोट कंट्रोल करे, लेकिन मिलिट्री ने उसे इसकी परमिशन नहीं दी। लेकिन उसने मिलिट्री के लिए एक इन्वेंशन किया था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक रेज, जो बाद में आविष्कार किए गए रडार की तरह काम कर सकता था। हिस्ट्री में भी यही माना जाता है कि टेस्ला ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार बनाने की कोशिश की, लेकिन लोगों को इसका महत्व उस वक्त समझ में नहीं आया और इस वजह से टेस्ला ने उस प्रोजेक्ट को रोक दिया था। हालांकि इसका ठोस प्रूफ नहीं है। इस तरह आविष्कारों की लिस्ट बनाई जा सकती है जिसका श्रेय टेस्ला को जाता है, पर उस वक्त टेस्ला को इन चीजों की मान्यता नहीं मिली। लेकिन आज देखिए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क इलेक्ट्रिक कार बनाकर दुनिया भर में बेच रहा है और उसने अपनी कार का नाम रखा है टेस्ला। दरअसल एलोन मस्क ने निकोला टेस्ला को सम्मानित करने के लिए ही अपनी कार को यह नाम दिया है। अब कहानी में टेस्ला बताता है कि उसने एलियन से भी बातें की है। रिपोर्टर तो विश्वास ही नहीं करती। तब टेस्ला बताता है कि अपने फ्रेंड के लिए रेडियो ट्रांसमीटर की क्वालिटी बढ़ाते वक्त मुझे एक सिग्नल मिला था। मैंने उस सिग्नल को ट्रेस किया तो वो प्लेनेट मार्स से आ रहा था। दरअसल 1926 में अर्थ और मार्स नजदीक आ गए थे और तभी मुझे वो सिग्नल मिला था। मुझे पूरा यकीन है कि सच में एलियंस हैं और कभी ना कभी तो हम उनसे जरूर मिलेंगे और तब हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर टेस्ला विंडो खोलता है तो बाहर बिजली गिरती है और बादल गरजते हैं। रिपोर्टर पूछती है, क्या आपको बिजली से डर नहीं लगता? टेस्ला हंसकर कहता है कि बचपन में मैं एक पेड़ के पास गया तो उस वक्त मुझ पर बिजली गिरी, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। उस दिन से मेरे और बिजली के बीच एक कनेक्शन शुरू हो गया था। सपनों में भी मैं यही सब कुछ देखता हूँ। तभी टेस्ला बाहर हाथ बढ़ाता है और बाहर गिरती हुई बिजली को अपने हाथ में पकड़कर कमरे के अंदर छोड़ता है और इलेक्ट्रिक चीजें फटने लगती है। रिपोर्टर बहुत ही डर जाती है और वो पूछती है कि सर, आपको सभी मैन ऑफ द फ्यूचर कहते हैं, आप बताइए फ्यूचर कैसा होगा? टेस्ला कहता है कि जो लोग मुझे समझ नहीं सकते वो फ्यूचर में जरूर समझेंगे। हर इंसान के हाथ में उसका एक पर्सनल रेडियो होगा जिससे वे लॉन्ग डिस्टेंस में किसी से भी बात कर पाएंगे। ये बात तो 100% सच है और आप और मैं हर जगह मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, ये भी सच है। टेस्ला फ्यूचर के बारे में ये भी बताता है कि लोग हर जगह अपनी एक पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन लेके जाएंगे और ये भी सच हुआ। वो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन लैपटॉप है। इतना ही नहीं, दुनिया के हर कोने में कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंच सकेगी और वो भी बिना वायर्स के। टेस्ला को पता था कि इंटरनेट जैसी कोई चीज इस दुनिया पर छा जाएगी। और सुनिए, टेस्ला का मानना था कि इंसान अपनी तरह सोचने वाले इंटेलिजेंट मशीन्स तैयार करेंगे जो आगे जाकर इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे और इंसानों के खिलाफ काम करेंगे। एआई कॉन्सेप्ट का जन्म भी टेस्ला के दिमाग में ही हो गया था और वो भी 100 साल पहले। टेस्ला कहता है कि ये सब फ्यूचर में जरूर होगा, लेकिन वो सब देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा। और इसी के साथ तुम्हारा इंटरव्यू टाइम खत्म होता है। रिपोर्टर की कुछ भी समझ में नहीं आता। तब टेस्ला बताता है कि तुम ही वो आखिरी इंसान हो जिससे मैं मिल रहा हूँ। मेरी बातों की रिकॉर्डिंग इस रिकॉर्डर में है, तुम इसे रख लो। ये कहकर वो रिपोर्टर को भेज देता है। रिपोर्टर नीचे आती है तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स उससे टेप रिकॉर्डर मांगते हैं, क्योंकि टेस्ला का हर आविष्कार, उसका हर काम अमेरिकन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। वो कहते हैं कि अगर तुमने बाहर किसी से टेस्ला की बात शेयर की तो उम्र भर जेल में सड़ोगी। इस तरह उसे धमकाकर वे रिकॉर्डर ले लेते हैं और रिपोर्टर चली जाती है। 2 दिन बाद वो फिर उसी होटल में आती है और टेस्ला के कमरे को देखती है। वहाँ का सेटअप ही चेंज हो चुका है। वहाँ की स्टाफ बताती है कि यहाँ टेस्ला नाम का कोई आदमी रहता ही नहीं था। कुछ दिन के बाद टेस्ला की मृत्यु की खबर आती है और उसका फ्यूनरल भी होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हार्ट फेलियर की वजह से टेस्ला की मौत हुई थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि टेस्ला मरा नहीं था, बल्कि उसे किडनैप किया गया और किसी और की बॉडी का फ्यूनरल हुआ था और ये खबर फैलाई गई है कि ये टेस्ला की बॉडी है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने खतरनाक डिवाइसेस बनाने के लिए टेस्ला को बहुत टॉर्चर किया। दरअसल टेस्ला की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस क्लासिफाइड थी, यानी ऑफिशियल सीक्रेट थी। यहाँ तक कि उसने टेलीपोर्टेशन के बारे में भी पूरी रिसर्च की थी। हालांकि यूएस गवर्नमेंट ने इन बातों को अफवाह का नाम दे दिया, लेकिन ये बात सच है कि वो कई बार टेस्ला से मिले थे और कई चीजें बनाने के लिए मजबूर भी करते थे। टेस्ला ने बिना फ्यूल के सिर्फ हवा की मदद से चलने वाली कार बनाई थी, लेकिन लोगों की तरफ से उसे कोई सपोर्ट नहीं मिला। किसी को उसकी कद्र नहीं थी। रेडियो, जो कि टेस्ला का आविष्कार था, उसका क्रेडिट मार्कोनी को दिया गया, पर टेस्ला ने उस पर केस किया और कई साल की इस लड़ाई के बाद उसे इस
इसका क्रेडिट मिला। इतने इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में ना तो हम स्कूल में पढ़ते और ना ही उसके बारे में जानते हैं। उस जमाने से लेकर आज तक इंपॉर्टेंट और सच्ची बातों को बहुत ही कम लोग सपोर्ट करते हैं, और उस वक्त लोग टेस्ला को समझ पाते, उसे सपोर्ट करते, तो आज इस दुनिया में पेट्रोल और डीजल के लिए युद्ध नहीं होते, वातावरण शायद कई ज्यादा साफ होता। टेस्ला के और भी कई आविष्कारों के बारे में हमें जरा भी आइडिया नहीं है और शायद फ्यूचर में भी हमें इसका पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर टेस्ला के बारे में बच्चों को सिखाया जाए तो यंगस्टर्स को हर जमाने में इंस्पिरेशन मिलता रहेगा। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेटिव मूवी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।